हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए डिस्कस किया था, वैसे ही सेम यहां पर हमें पढ़ना है जस्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। डिफरेंस यहां पर यह है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जो क्वेश्चंस हैं वो कंपैरेटिवली काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, बिकॉज इधर से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इवन अभी जो 2023 में बोर्ड का एग्जाम हुआ था उसमें भी इसी में से क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम हर एक टॉपिक यहां पर पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हमने कैसे ड्राइव किया, हाफ लाइफ क्या होती है, ग्राफ में कैसे बनाते हैं, तो हर एक चीज यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की पूरी तरीके से सारी चीजें कवर होंगी यहां पे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि एक रिएक्शन है हमारे पास R गिव्स P। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, जो रेट लॉ होता है उससे अगर हम रेट लिखें तो क्या लिखा जाता है, रेट इज इक्वल्स टू के। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1 आ जाएगी। यही होता है रेट लॉ कि पावर में ऑर्डर होती है। तो इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। नाउ अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस यानी डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने शुरुआत में पढ़ी थी इंस्टेंटेनियस फॉर्म में, उसकी फॉर्म में लिखेंगे तो यहां से रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा, माइनस लगाया हमने पहले। माइनस क्यों लगाया, रिएक्टेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो हमेशा माइनस आता है, डी आर बाय डी टी, इस फॉर्म में लिख दिया हमने। नाउ वो दोनों के दोनों जो रेट हैं वो एक ही इक्वेशन के लिए लिखे गए हैं, इस इक्वेशन के लिए, तो दोनों रेट एक दूसरे के इक्वल होंगे, चाहे आप इस फॉर्म में लिखो चाहे इस फॉर्म में लिखो। तो हमने क्या करा, नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को इक्वेट करा तो क्या आ गया हमारे पास, के आर इज इक्वल्स टू माइनस डी आर बाय डी टी। नाउ अब इसको हम इंटीग्रेट करना है, हमें सॉल्व करना है इसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आर को इस साइड ले जाएंगे, डी टी को इस साइड ले जाएंगे, के डी टी हो गया, आर को इधर लेगा बिकॉज डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन यहां पे होगा, माइनस 1 बाय आर डी आर। नाउ अब करना है इंटीग्रेट, लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए हमें लिमिट्स पता होनी चाहिए। तो लिमिट्स कैसे पता करेंगे हम, बहुत इजी है, पहले तो लिख लेते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड को इंटीग्रेट करना है विद लिमिट्स। लिमिट्स क्या रहेंगी, लिमिट्स होंगी अगर टाइम जीरो है, यानी कि जहां से आपने ऑब्जर्वेशन शुरू करी, जहां से रिएक्शन को शुरू करते हो वो टाइम हो जाएगा जीरो, और जीरो टाइम पर जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी, यानी कि T1 बोला इसको कि इनिशियल टाइम जीरो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन R1, R1 होगा R0, यानी इनिशियल जो पहली जो लिमिट होगी R1 उसको बोलेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। R0 क्या है, ये R0 है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन है, क्योंकि टाइम जीरो का मतलब है वहां से ऑब्जर्वेशन आपने शुरू करी है। और सेकंड अपर लिमिट क्या हो जाएगी, T2, T2 को हम सिंपल T लिख देंगे, जीरो से T की लिमिट बन गई। और R2 क्या हो जाएगा, R2 को सिंपल हम R लिखेंगे, और R किसको रिप्रेजेंट करेगा, R रिप्रेजेंट करेगा फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को। ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। नाउ लिमिट्स हमारे पास है, T1 जब टाइम जीरो है तो कंसंट्रेशन R2, यानी यहां पे लिमिट लगानी है जीरो से T, जीरो से T, टाइम की लिमिट क्या हो जाएगी जीरो से T, और कंसंट्रेशन की लिमिट क्या हो जाएगी R0 से R। तो इंटीग्रेट हम करेंगे विद लिमिट्स, K को बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट है बिकॉज, और यहां पे 1 डॉट dt लिखेंगे क्योंकि T कोई वेरिएबल हमारे पास नहीं है। जब कोई वेरिएबल नहीं होता डिफरेंशियल के रिस्पेक्ट में तो आगे 1 डॉट dt लगा लेते हो आप कि 1 के रिस्पेक्ट में dt को इंटीग्रेट करना है। तो नीचे वाली लिमिट जीरो, अपर वाली लिमिट T इज इक्वल्स टू, माइनस है इस साइड, ठीक है, माइनस ध्यान रखना है, 1 बाय आर, तो 1 बाय आर लिमिट्स के अंदर ही रहेगा, 1 बाय आर का ही इंटीग्रेशन करना है हमें। लिमिट्स क्या है, लिमिट्स है R0 से R। देखो मैथ वाले बच्चों को ये वाली चीज ढंग से समझ में आ जाती है, बायो वालों को थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो ना
लिमिट्स के फॉर्मूले लिख लेना, जो मैं फॉर्मूले यहाँ पे लिखवा रहा हूँ कि कैसे ये लिमिट, कैसे ये इंटीग्रेशन सॉल्व होगी। तो दो फॉर्मूले यूज होंगे यहाँ पे, दोनों फॉर्मूले को आपको लिख लेना है। तो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं 1.dx का, जैसे 1dt का कर रहे हैं ना यहाँ पे, और लिमिट्स x1 x2 होती है, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली, तो लिमिट इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व होता है, 1.dx का इंटीग्रेशन होता है x वैल्यू आ जाएगी सिंपल, विद लिमिट्स आपको साथ लेके चलनी है। और लिमिट सॉल्व कैसे करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी अपर माइनस लोअर, तो x2 माइनस x1, ऐसे सॉल्व होता है इंटीग्रेशन 1.dx का। तो पहला फॉर्मूला ये वाला ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सेकंड फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है 1/r का। तो ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, 1/x dx। अगर ऐसा आपके पास आ जाए तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x विद लिमिट्स x1 x2 अगेन, तो log x2 माइनस log x1, ठीक है। एक और फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे इंटीग्रेशन के साथ साथ, लॉग के फॉर्मूले और लिख लेते हैं हम, ताकि पूरा जो डेरिवेशन है आपको एंड तक समझ में आ जाए, ठीक है। तो लॉग का फॉर्मूला और लिख लेते हैं। लॉग का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपके पास नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग होता है ln लिखते हो, नेचुरल लॉग इक्वल होता है 2.303 लॉग के। अगर नेचुरल लॉग और लॉग के बीच में रिलेशन निकालना है तो ये रिलेशन होता है, लिख लेना। ये सारे यूज होंगे ये फॉर्मूले अभी जब डेरिवेशन हम करेंगे यहां से आगे कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला क्या बनता है कि अगर आपके पास लॉग या नेचुरल लॉग कुछ भी हो, चाहे ln x ln y प्लस में है, तो आप इसको ln x y, लॉग में एक लॉग कॉमन ले लिया आपने, x और y मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। और वहीं पे अगर आपके पास log x माइनस लॉग y हो, यानी नेचुरल लॉग x माइनस नेचुरल लॉग y, तो ये हो जाता है ln x बाय y। माइनस में हो डिवाइड में आ जाएगा, प्लस में हो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ध्यान रखनी है प्रॉपर्टी आपको। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलो अब डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं इन फॉर्मूलों के बाद। सो ये था हमारे पास 1.dt, 1.dx की तरह दिख रहा है हमें ये। तो इसको जब ओपन करेंगे इस लिमिट को, तो हमारे पास क्या आएगा, t, ध्यान से देखना 1dt है तो क्या होगा t, लिमिट्स क्या है, लिमिट्स हैं 0 से t, और इसके बाहर k भी था, k मत भूलना, k इसके बाहर ही था, तो k साथ लेके चलना है, इज इक्वल्स टू माइनस 1/r। जब भी आप फिजिक्स या केमिस्ट्री में करते हो 1/r का इंटीग्रेशन, जैसे यहाँ पे हमने लिखा ना लॉग होता है, तो साइंस में आप लॉग की जगह नेचुरल लॉग यूज करते हो, तो वही चीज हम यहाँ पर यूज करते हुए चलेंगे। 1/r का इंटीग्रेशन log x, ठीक है, 1/r का log r हो जाएगा, और log कौन सा होगा, नेचुरल लॉग विद लिमिट्स r0 बाय r। देखो जो एनसीईआरटी है ना, या और भी आपकी रेफरेंस बुक्स हो गई, उसमें ना ये लिमिट्स नहीं ले रखी, उसमें लिमिट्स एंड में ली हैं, उन्होंने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज कर लिया। वो भी एक तरीका है क्वेश्चन को करने का, बट हमें लिमिट्स पता है, इनिशियली पता है हमें कि क्या लिमिट्स हम लेने वाले हैं, तो आप पहले ही लिमिट्स लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लो बाद में उसको सॉल्व करो, जरूरी नहीं है, आप पहले ही ये लिमिट्स लगा सकते हो, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे के टी माइनस 0 अपर माइनस लोअर माइनस ln r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट r0, ठीक है। सो ये हो जाएगा के टी इज इक्वल्स टू, माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो ln r0 माइनस ln r, ठीक है। तो देखो अभी ये पूरा नहीं हुआ डेरिवेशन, बट स्टिल ये वाला ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म को ध्यान रखना है। ये फॉर्म हम आगे ग्राफ में बनाते टाइम इस फॉर्म को यूज करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब क्या है, के टी इज इक्वल्स टू, माइनस में है, जब माइनस में होता है तो क्या हो जाता है, डिवाइड में आ जाता है, तो ln r0 बाय r, ये आ जाएगा आपके पास फॉर्मूला।
और नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करोगे, बिकॉज जो लॉग आपको जो वैल्यू है वो लॉग में ही गिवन होगी, तो आप लॉग में कन्वर्ट करोगे इसको फाइनली, दैट इज kt इज इक्वल्स टू 2.303 log r नॉट बाय r। तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की मोस्ट कॉमन फॉर्म है, मोस्ट कॉमन फॉर्म, सबसे ज्यादा जो चलती है फॉर्म वो है लॉग की फॉर्म में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये रहता है इसका, इस इक्वेशन को ध्यान रखना है। बाकी कई बार ना ऑप्शंस में आपके पास एक्सपोनेंशियल में भी आ जाती है इक्वेशन, तो हम ये तो ध्यान रखनी है, हर न्यूमेरिकल में यही यूज होगी, बट इसके अलावा एक्सपोनेंशियल में इसको कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, e की पावर में कैसे आप इस इक्वेशन को निकाल सकते हो। तो यहां से आइए एक बार दोबारा एक और इक्वेशन बना लेंगे हम, ठीक है, एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। हमने क्या करा, लॉग को दूसरी साइड ले गए, या आप ऐसे कर सकते हो टेकिंग एक्सपोनेंशियल बोथ साइड। तो उससे क्या होता है, एक्सपोनेंशियल और ln जो है ना वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी e की पावर में जब ln आता है तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। मतलब एक्सपोनेंशियल लेते कैसे हैं, ये ऐसे आ जाएगा e की पावर kt, ठीक है, ध्यान देना इस पे, और इधर आ जाएगा इक्वल्स टू e की पावर ln r नॉट बाय r, और e और ln एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा e की पावर kt इज इक्वल्स टू ln इज इक्वल्स टू r नॉट बाय r। ठीक है, अब इक्वेशन को आपको r की फॉर्म में निकालना है, r की फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखना है। तो r की फॉर्म में इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, r को इस साइड ले जाएंगे, e को नीचे ले जाएंगे, r इज इक्वल्स टू r नॉट डिवाइडेड बाय e की पावर kt, और e को आप ऊपर ले जाओगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, तो r इज इक्वल्स टू r नॉट e की पावर माइनस kt। तो ये एक और फॉर्म होती है फर्स्ट ऑर्डर की ही एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल्स वगैरह कभी इससे सॉल्व नहीं किए जाते, हमेशा इसी से ही सॉल्व किए जाते हैं। बट अगर हाँ एमसीक्यू में आपसे पूछ ले कि बताओ इनमें से कौन कौन सी जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की इक्वेशन है, तब हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये तो हमने कभी पढ़ी नहीं। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये और ये दोनों सेम इक्वेशन है, जस्ट हमने रीअरेंज कर रखा है उनको अलग अलग फॉर्म में। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की रेट इक्वेशन हो गई। ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं कि हमें इन इक्वेशन पे कौन कौन से ग्राफ पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से ग्राफ बनाने हैं। तो ग्राफिकली देख लेते हैं इनको कैसे अरेंज करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या क्या ग्राफ पढ़ने हैं हमें इन इक्वेशन से। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे, सबसे फर्स्ट ln r वर्सेस टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, हर बुक में आपको पहला ग्राफ यही मिलेगा। ठीक है, ln r वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ। तो आपको क्या करना होता है, जब भी आपको काइनेटिक में कोई भी ग्राफ की इक्वेशन गिवन हो, हमेशा ध्यान रखना स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी और स्ट्रेट लाइन कर्व बनेगा, और स्ट्रेट लाइन का जो कर्व होता है उसको समझने के लिए कि इक्वेशन कैसी कांस्टेंट आ रही है, आपका ग्राफ कांस्टेंट जा रहा है, स्लोप इंक्रीजिंग में जा रहा है या डिक्रीजिंग में जा रहा है, आप कंपेयर करो उसे विद इक्वेशन y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी। हमेशा यही करना होता है, y इक्वल्स टू mx प्लस सी, जो आपने मैथ में पढ़ी है इक्वेशन, उसी इक्वेशन से जस्ट इसको कंपेयर करोगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो कैसे कंपेयर करेंगे, मैंने बोलता इस इक्वेशन को ध्यान रखना है ग्राफ के लिए, तो यही इक्वेशन हम यहां पर उठा के रख देते हैं। क्या है हमारे पास, kt इज इक्वल्स टू ln r नॉट माइनस ln r। अब ln r वर्सेस टाइम t का ग्राफ है, यानी कि ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि यहां पर टाइम है और यहां पर ln r है। ठीक है, ln r और टाइम, ये आपका ओरिजिन हो गया 0। नाउ आपको y
ln r बनाना है और t जो है वो x है, x एक्सिस पे। तो आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को y के फॉर्म, y ये है आपके लिए, ln r क्या है, y है, आपको इसको बनाना है y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म में, ठीक है। तो इसको इस साइड ले जाते हैं, kt को उस साइड ले जाते हैं, तो ln r इज इक्वल्स टू माइनस kt प्लस ln r नॉट। अब देखो आपके पास ना इक्वेशन ये इसी फॉर्म में आ गई है, ठीक है। देखिए इसको y एक्सिस पे लिया है तो ये y हो गया, इसको x पे लिया है तो ये x हो गया। इक्वेशन बन गई y इक्वल्स टू m, m क्या हो गया k, और c क्या हो गया, इंटरसेप्ट क्या हो गया, ln r नॉट। तो आपको दिख रहा है कि स्लोप कैसा है, नेगेटिव है, विद इंटरसेप्ट दिस, यानी कि ग्राफ बनेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। ये तो हमें दिख गया y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करके कि स्ट्रेट लाइन बनेगी, जिसमें जो इंटरसेप्ट होगा, ये इंटरसेप्ट होगा ln r नॉट, ठीक है। और ये जो स्लोप है, जो आपको स्लोप दिख रहा है, स्लोप वो है माइनस ऑफ k। तो ये आपका फर्स्ट ग्राफ बनता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, ln r वर्सेस t का। कई बार ये ग्राफ पूछा जाता है कि बताइए कौन सा ग्राफ सही है, तो आपको पता होना चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में। साथ साथ फर्स्ट जीरो ऑर्डर का जो हमने पढ़ा था ना, वो देखो जीरो ऑर्डर का कंपेयर करते हुए चल लेते हैं, क्वेश्चन में अगर पूछा जाता है तो जीरो ऑर्डर में भी हमने सेम ग्राफ पढ़ा था, टाइम, बट यहां पे r था, ln r नहीं था, और ग्राफ बिल्कुल सेम ग्राफ था, बिल्कुल सेम ग्राफ, इसी टाइप का ग्राफ था। स्लोप ये जो है आपका इंटरसेप्ट, ये r नॉट आ रहा था उसमें, स्लोप जो है वो माइनस के वहां पर भी आ रहा था। ये आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए है और ये जीरो ऑर्डर के लिए, तो कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ln r, यहाँ पे r, ln r वर्सेस t, r वर्सेस t, इंटरसेप्ट ln r नॉट आता है, इसका r नॉट आता है, स्लोप दोनों का माइनस के ही आएगा। इसकी इक्वेशन क्या बन रही थी, इसकी इक्वेशन बनती थी ये r इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस r नॉट। तो जहां जहां पे ln है, नेचुरल लॉग है, वहां वहां पे उधर सिंपल है। इक्वेशन आपको दिख रहे हो कि सेम से ही इक्वेशन बन रही है। तो फर्स्ट ग्राफ होता है ये, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं सेकंड ग्राफ पे, एक बार इसको रब कर लेते हैं पूरा। सेकंड ग्राफ देखिए, अब सेकंड ग्राफ में हमें बनाना है लॉग r नॉट वर्स बाय r वर्सेस टाइम, ठीक है। इनके बीच का हमें एक ग्राफ बनाना है। तो अगेन हम सेम इक्वेशन जो हमने फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ी है, उसी इक्वेशन को लेके चलेंगे, y इक्वल्स टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन, अब फाइनल फॉर्म देख लेते हैं हम, kt इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग r नॉट बाय r। नाउ y आपको लेना है लॉग r नॉट बाय r और x लेना है टाइम, ठीक है। यानी कि इसकी फॉर्म में इक्वेशन को रीअरेंज करना है, लॉग r नॉट बाय r इज इक्वल्स टू 2.303 नीचे ले गए तो k बाय 2.303 t, ठीक है। अब इस इक्वेशन को y इक्वल्स टू mx प्लस c से अगर हम कंपेयर करें तो ये पूरा तो y एक्सिस पे लिया है, y हो गया, ये हो गया x, तो ये क्या हो गया, ये हो गया m, c यहां पर 0 है, इंटरसेप्ट 0 है, यानी ओरिजिन से शुरू होगा ग्राफ, ओरिजिन से ग्राफ शुरू होगा और स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। तो ग्राफ कैसा बनने वाला है हमारा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, ओरिजिन से शुरू होगा और स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि ऐसा ग्राफ बनेगा। 0 यहां पर टाइम लिया है हमने x एक्सिस पे, और इस साइड हमने लॉग r नॉट बाय r लिया है। स्लोप जो है इस इक्वेशन का, इस ग्राफ का, k बाय 2.303 आएगा, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट ग्राफ हो गया, इजी है ये भी। जस्ट आपको y इक्वल्स टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से ग्राफ को कंपेयर करते जाओ,
स्लोप देखो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, इंटरसेप्ट देखो कि ओरिजिन से शुरू होगा या नहीं होगा। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू आती तो ग्राफ जैसे यहाँ से शुरू कर देते आप, ओरिजिन से शुरू ना करके, और कुछ इंटरसेप्ट आता ना तो तब भी स्ट्रेट लाइन बनाते, बट जीरो से शुरू ना करके ऊपर से शुरू करते कुछ, ठीक है। तो ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन की डिराइव और उन पे जो ग्राफ पूछे जाते हैं हमसे, वो दोनों ग्राफ हमने पढ़ लिए, ठीक है। नाउ अब फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन में ना एक डिफरेंट चीज भी है, जैसा जीरो ऑर्डर में आपने सिर्फ इक्वेशन पढ़ी, आपका खत्म हो गया। यहां पे आपको इक्वेशन को गैसेस फॉर्म में भी पढ़ना है, यानी कि सेम इक्वेशन हम प्रेशर की फॉर्म में भी देखेंगे कि प्रेशर अगर हमारे पास गैसेस मिक्सचर है, एक रिएक्शन गैसेस फॉर्म में हो रही है, तब आप डायरेक्ट ये इक्वेशन यूज ना करके आप प्रेशर की टर्म्स में इक्वेशन को यूज करोगे, ठीक है। तो वो इक्वेशन हम देखते हैं गैसेस फॉर्म के अंदर। नाउ देखो एक बार इसको रबी कर देते हैं। सेम फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन बट इन गैसियस फेस। गैसियस फेस में देखो, इसमें ना बड़े ध्यान से समझना है, यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इसको इजी वे में समझाएंगे। बुक्स में ना थोड़ा सा आपको डिफरेंट चीज़ दे रखी है, उन्होंने क्या कर रखा है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रखी है चीज़ें, और वहाँ पे ना दिक्कत ये आती है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते समझाते वो एक इक्वेशन बना देते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि वो इक्वेशन ही हमें याद कर लेनी है, उसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये होती है सबसे बड़ी गलती। जब हम गैसेस फेस में चीज़ पढ़ेंगे तो जो इक्वेशन आपको बुक्स में फाइनली गिवन है, मैं इक्वेशन भी यहाँ पे लिख के बताता हूँ कौन सी इक्वेशन आपको गुमराह करती है कि इसी इक्वेशन को आप हर जगह यूज करने लगते हो। आप ये इक्वेशन पढ़ते हो कि 2.303 T log PI या P नॉट बोलते हो 2P नॉट माइनस P टोटल। ये इक्वेशन हर बुक्स में लिखी हुई है, बट ना इस इक्वेशन को आप यूज तब ही कर सकते हो जब आपके पास इस टाइप की इक्वेशन हो, A गिव्स B प्लस C, यानी रिएक्टेंट एक ही होना चाहिए, उसकी स्टोइचियोमेट्री 1 ही होनी चाहिए, B एक ही होना चाहिए, स्टोइचियोमेट्री 1 होनी चाहिए, C एक ही होना चाहिए, उसकी स्टोइचियोमेट्री 1। मतलब कि जो एग्जाम्पल उन्होंने ले रखा है ना, उसी एग्जाम्पल पर वैलिड होगा ये। सिर्फ आपको हर इक्वेशन के लिए अलग तरीके से इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे गैसेस फेस में पढ़ेंगे, इधर देखना। अब यहां से जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं, वो चीज बहुत ध्यान से हमें समझ लेनी है कि आपको ये यूज ना करके जो मेथड है वो यूज करना है, ठीक है। तो गैसेस फेस में बहुत सिंपल सी बात कि आप रिएक्टेंट इनिशियल जो प्रेशर है, जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, उसकी जगह इनिशियल प्रेशर लोगे जिसको हम PI बोल देंगे, ठीक है। फाइनल कंसंट्रेशन जो है उसकी जगह हम फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ले लेंगे। इस टर्म को बड़े ध्यान से सुनना। ये प्रेशर क्या है, ये है फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट का प्रेशर है ये, और ये क्या है, ये है इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट है ये, ठीक है। तो जो ये फाइनल प्रेशर है ये निकालने में आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। तो एक बार तो पहले हम एक्सप्रेशन देख लेते हैं, कौन सी एक जनरल एक्सप्रेशन है जो कि यूज करी जाएगी। जनरल एक्सप्रेशन यूज करी जाएगी K इज इक्वल्स टू 2.303 बाई T log, जहां पर R नॉट है उसकी जगह PI लिखो, जहां पर R है उसकी जगह P लिखो, बस इक्वेशन को कर दो खत्म। ये नहीं लिखनी हमें इक्वेशन, ये उन्होंने एग्जाम्पल को समझाते हुए लिखी थी, ठीक है। अब ये समझो कि इस इक्वेशन से हम लोग हर इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, हर एक क्वेश्चन सिर्फ इतनी ही चीज से कर सकते हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है, एक स्टैंडर्ड नहीं बनाना हमें कि हाँ यही इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा हर बार। हो सकता है कि आप क्वेश्चन करो, इस इक्वेशन को लगाओ, आपका आंसर सही आ जाए,
बिकॉज वो इक्वेशन ऐसी होगी। अगर ऐसी इक्वेशन नहीं आती ना, एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल है जिसमें ऐसे इक्वेशन नहीं है हमारे पास और उसमें आपकी गलती हो जाती है। ठीक है, ऐसे कुछ इक्वेशन है जहां तक मुझे याद है 2N2O5 गिव्स 2N2O4 प्लस O2 एग्जाम्पल ही है और ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन में कभी भी ये फॉर्मूला लगता ही नहीं है, तब आपको क्वेश्चन करना ही पड़ता है। तो ना हम ये समझेंगे कि ये इक्वेशन गैसेस फेस में जो हमारे पास प्रेजेंट है, प्रेशर के टर्म्स में जब हमें चीजें लेनी है तो क्वेश्चन करना कैसे है, क्वेश्चन करना सीखना है बेसिकली हमें। तो हम दो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। उन दो क्वेश्चन से प्रेशर के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से हम समझ लेंगे कि प्रेशर एक्चुअली में कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ C2H5Cl एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ये जो क्वेश्चन है ना, मैंने आपको अभी बताया था, इससे एक क्वेश्चन आया है बोर्ड में, वही क्वेश्चन है ये। और देखो इसी कंसेप्ट से आ गया प्रेशर वाले से। ठीक है, तो देखिए द फॉलोइंग डाटा जो हमें क्वेश्चन दे दिया और इसमें रिएक्शन दिए है हमें C2H5Cl गैसेस फॉर्म में है, ब्रेक हुआ ये C2H4 गैस में प्लस HCl गैस में। देखो बिल्कुल सेम यही ऐसी एक्सप्रेशन दिख रही है, A गिव्स B प्लस C, इसकी स्टोइचियोमेट्री 1, इसकी 1 और इसकी 1, यहाँ पे लग जाएगा ये फॉर्मूला, यहाँ पे लग जाएगा। बट हम लोग इस फॉर्मूले से नहीं करेंगे, हम लोग कंसेप्ट समझेंगे कि कंसेप्ट कैसा क्या लगना है। तो हर क्वेश्चन में ना आपको एक टेबल गिवन होगा। टेबल कैसा होगा कि आपको दो एक्सपेरिमेंट गिवन होंगे। एक्सपेरिमेंट जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है कि एक्सपेरिमेंट 1, 2, इस तरीके से टाइम गिवन है सेकंड्स में 0 और 100। नेक्स्ट आपको टोटल प्रेशर गिवन होगा, एक कि टोटल प्रेशर गिवन होगा। यहीं पे सारा खेल होता है कि इस टोटल प्रेशर को हमें समझना होता है कि टोटल प्रेशर क्या है। आपसे बोला के निकालो, ये दे दिया, और बोला रेट कांस्टेंट निकालो, यानी फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की इक्वेशन है जिसमें के निकालना है। ये वाली एक्सप्रेशन लगेगी 2.303 बाय टी पी बाय पी। तो ये पी बाय पी हमें पहले समझना पड़ेगा क्या है। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन को समझते हैं। जब टाइम आपका 0 होगा, जब टाइम 0 होगा तब प्रेशर सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट लगा रहा होगा, सिर्फ रिएक्टेंट लगाएगा प्रेशर, बिकॉज अभी रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है। तो टाइम जीरो पर जो टोटल प्रेशर गिवन है वो सिर्फ और सिर्फ आपके रिएक्टेंट का होगा। बाकी चीजें कुछ भी प्रेशर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगी अनटिल आपको ऐसा कुछ दे दिया जाए कि जब आपने ऑब्जर्वेशन शुरू करी तो HCl भी प्रेजेंट है कुछ। जब तक वो ऐसा ना बोले, वैसे तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेट करेंगे कि आपको बोल दिया जाए कि ये भी प्रेजेंट था इनिशियली या ये भी प्रेजेंट था इनिशियली। कभी कभी कुछ रिएक्शंस में होता है कि आपको एक प्रोडक्ट भी दे देते हैं कि ये पहले से ही मिक्सचर में प्रेजेंट है, बट यहां पर नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो इनिशियली आपको बोला टाइम t0 पर टोटल प्रेशर इतना है। टोटल प्रेशर का मतलब क्या होता है? टोटल प्रेशर का मतलब होता है 1, 2, 3 जितनी भी चीजें प्रेजेंट हैं सबके प्रेशर का सम दे दिया आपको। जितनी भी चीजें प्रेजेंट हैं सबके प्रेशर का सम दे दिया, और सबके प्रेशर का जो सम है वो अकेले इसके इक्वल ही आएगा, बिकॉज ये तो अभी कुछ प्रेशर कंट्रीब्यूट करेंगे ही नहीं। तो इनिशियल जो आपको टाइम t इक्वल्स टू 0 पर टोटल प्रेशर गिवन होगा ना, वो होगा इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, यानी पी होगा ये। तो यहां से हमने पी लिख लिया कि पी आपको दे रखा है 0.4, और किस में दे रखा है? ये एटमॉस्फेयर में दे रखा है। ठीक है, प्रेशर दे रखा है आपको एटमॉस्फेयर में। क्लियर? तो ये चीज तो होगा ही क्लियर। नेक्स्ट, टाइम t इक्वल्स टू कितना टाइम दे रखा है? 100 सेकेंड। 100 सेकेंड। अब 100 सेकेंड पे आपको बोला टोटल प्रेशर 0.6 है। अब 0.6 तो इसका प्लस इसका प्लस इसका तीनों का सम है, तीनों का सम होगा 0.6। तो अब यहां पे आप वैल्यूज क्या लिखोगे? तो यहां पे हम लोग लिखेंगे स्टोइचियोमेट्री की हेल्प लेंगे। हम बोलेंगे इनिशियली 0.4 था, इसके कुछ मॉलिक्यूल्स इधर कन्वर्ट हुए होंगे। इसका अगर एक मॉलिक्यूल टूटता है या इसका एक मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता है तो स्टोइचियोमेट्री से अगर देखें इसका एक मॉलिक्यूल टूट के इसका एक और इसका एक बनाएगा।
जैसे अगर मैं इस रिएक्शन के लिए बोलूं तो इसके 2 मॉलिक्यूल टूटकर इसके 2 और इसका 1 बनाएंगे। स्टोइचियोमेट्री देखनी है आपको। तो हमने क्या बोला, इसमें से अगर P माइनस करते हैं, इसमें से एक मॉलिक्यूल निकलता है तो इसका 1 बनेगा और इसका 1 बनेगा। इसमें से 2 निकलते हैं तो इसके भी 2, इसके भी 2 बनेंगे। इसमें से P निकलता है तो इसके P और इसके P बनेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रेशर हमने निकाला वो क्या है, इसका, इसका और इसका, इन तीनों प्रेशर का सम 0.6 गिवन है आपको। बट आपको चाहिए क्या, यहाँ पे आपको चाहिए इस इक्वेशन में अप्लाई करने के लिए P की वैल्यू, और P है ये। अच्छा, इसको ना स्मॉल p ले लेते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो हम इस P से। ठीक है, स्मॉल p ले लेते हैं। अब 0.4 माइनस P ये है फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। सिर्फ रिएक्टेंट का देखना है, ये चीज ध्यान देना। आपको इनिशियल भी रिएक्टेंट का देखना था और फाइनल भी रिएक्टेंट का, यानी कि आपको जो P चाहिए ना, वो P की वैल्यू आपको पता चल गई। P की वैल्यू है 0.4 माइनस स्मॉल p। अगर इस स्मॉल p की वैल्यू आप किसी तरीके से निकाल लो तो इस इक्वेशन में P की वैल्यू पुट करने के लिए आपके पास आंसर आ जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, 0.4 माइनस p प्लस p इज इक्वल टू 0.6, बिकॉज टोटल प्रेशर 100 सेकेंड पर क्या गिवन है, 0.6। इन तीनों का जो सम है वो 0.6 है, यानी कि इक्वेशन बनेगी 0.6, ये 0.6 इज इक्वल्स टू 0.4 माइनस p प्लस p p से p कैंसिल आउट हो गया और p की वैल्यू आ गई स्मॉल p की 0.2 आ गई। यहां पे वैल्यू डालोगे तो 0.4 माइनस 0.2। तो ना यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है कि आपको प्रेशर इस तरीके से निकालना पड़ता है। जब कंसंट्रेशन होती है ना तब दिक्कत नहीं आती इतनी, लेकिन जब प्रेशर आ जाता है तब आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। ये कि आपको ये देखना पड़ेगा कि यहां पे जो चीज क्रिएट हो रही है उसका प्रेशर कितना है। अब आपको क्या करना है, अब आपके पास दोनों प्रेशर्स की वैल्यू आ चुकी है, जस्ट इक्वेशन में पुट कीजिए वैल्यू और आंसर निकालिए। इक्वेशन में पुट करेंगे k इज इक्वल्स टू 2.303, टाइम कितना है, कितना टाइम दे दिया आपको 0 से 100 सेकेंड, यानी कि 100 सेकेंड टाइम है। लॉग pi की वैल्यू क्या है 0.4 और P फाइनल प्रेशर की वैल्यू कितनी है 0.2 आया, और log 2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में ही गिवन है विच इज 0.3010 बाय 100। सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ये आपका आ जाएगा 0.693 बाय 100 विच इज 6.9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स। तो ये आपकी k की वैल्यू आ गई। अब देखो ये क्वेश्चन ना आपको चीजें समझाता है कि आपको जस्ट इस इक्वेशन का मतलब पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन क्या है। बाकी क्वेश्चन आपको वैसे ही करना है कि एक्सपेरिमेंट 1 पे जो 0 टाइम है वो आपको इनिशियल वैल्यू गिवन है, जो फाइनल टाइम है उस पे आपको सबके प्रेशर का सम गिवन है। इसमें डायरेक्ट ये वैल्यू अगर वो आपको दे देना तो क्वेश्चन तो हो जाएगा आसान, लेकिन डायरेक्ट ये वैल्यू देते ही नहीं है। एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चन है इसके ऊपर और तीनों क्वेश्चन में आपको कहीं पर भी डायरेक्ट वैल्यू नहीं गिवन, आपको इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट गिवन है और उस एक्सपेरिमेंट से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जांपल है ये, इससे थोड़ा सा और समझ में आएगा आपको कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, ये वाला और कर लेते हैं हम। तो प्रेशर वाला जो कंसेप्ट है आपको थोड़ा सा समझ में आने लगेगा कि प्रेशर में हमें एक्चुअली में करना क्या है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। रिएक्शन दे दिया अगेन आपको 2N2O5 गिव्स 2N2O4 प्लस O2, वही एक्सपेरिमेंट दे दिया और रेट कांस्टेंट, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ठीक है, बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस अब इसके स्टोइचियोमेट्री का डिफरेंस होगा। आपको ये चीज समझ में आएगी कि यहां पे अलग हम क्या करेंगे। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को लिखे रहने देता हूं ताकि आप कंपेयर कर पाओ। ठीक है, और यहां पे हम दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में आपको रिएक्शन गिवन है 2N2O5 गैस गिव्स 2N2O4 गैस
प्लस O2 गैस। ठीक है, अब टेबल से ना डायरेक्ट वैल्यूज देखना, मैं टेबल नहीं बना रहा, डायरेक्ट वैल्यूज देखना। ठीक है, टाइम t इक्वल्स टू 0, जब टाइम 0 है आपको प्रेशर कितना गिवन है, टाइम 0 पर आपको प्रेशर की वैल्यू गिवन है 0.5, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसका प्रेशर होगा, और तो कोई कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा है, ये सब क्या होंगे, 0 0 होंगे। ठीक है, टाइम t इक्वल्स टू t पर, जब टाइम t इक्वल्स टू सॉरी t नहीं 100 सेकंड गिवन है, यहां पर भी 100, इस पर क्या होगा, अब यहां पर समझना, 0.5 के दो पार्टिकल जब निकलेंगे तो इसके दो और इसका एक बनेगा, तो वही स्टोइचियोमेट्री लेके चलनी है कि 0.5 में से इस बार p माइनस ना करके 2p माइनस करोगे। यहां पर p माइनस करा था क्योंकि इसका एक मॉलिक्यूल था, यहां पर 2p माइनस करा और इसके 2p बनाए और इसके सिर्फ p बनाए। ये चीज देखनी है आपको कि ये कंसेप्ट इस क्वेश्चन में ना, वो जो फॉर्मूला मैंने लिखा था डायरेक्ट जो बुक में आपको गिवन होता है, वो इस क्वेश्चन में अप्लाई हो ही नहीं सकता, या इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो सकता, सिर्फ एक एक और एक ऐसे क्वेश्चन में ही अप्लाई हो सकता है वो। ठीक है, तो उस चीज को समझना है हमें। नाउ अब आपको P इनिशियल की वैल्यू मिल गई विच इज 0.5, और यूनिट्स क्या गिवन है इसमें हमें, इसमें यूनिट्स अगेन ATM में गिवन है हमें, और फाइनल प्रेशर अब क्या होगा, कैसे निकलेगा, ये है 0.5 माइनस 2p, तो p की वैल्यू आपको चाहिए, तो p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, p की वैल्यू के लिए हम लोग टोटल प्रेशर की इक्वेशन यूज करेंगे। 100 सेकेंड पे टोटल प्रेशर क्या होगा, टोटल प्रेशर की वैल्यू है 0.512 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0.5 माइनस 2p प्लस 2p प्लस p, यानी कि फाइनल टाइम पे कैंसिल आउट कर दिया, तो p की वैल्यू आपकी आ गई 0.012 ATM। ठीक है, यहां पे वही p की वैल्यू आप रखोगे, 0.5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.012 विच इज 0.476 ATM। नाउ अब आपके पास फाइनल प्रेशर आ चुका है, फाइनल प्रेशर की वैल्यू क्वेश्चन में डालेंगे, इक्वेशन के अंदर और आंसर निकाल देंगे। तो K इज इक्वल्स टू 2.303, टाइम 100 सेकेंड गिवन है, लॉग इनिशियल प्रेशर कितना है, इनिशियल प्रेशर है 0.5, फाइनल प्रेशर कितना है आपने निकाल लिया 0.476। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करने पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं इसका, सॉल्व करने पे हमारे पास आ रहा है 4.98 इंटू 10 की पावर -4 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है, प्रेशर वाला जब भी कंसेप्ट आएगा आपको यही चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी प्रेशर वाला आए फॉर्मूला यही याद रखना है, और कोई फॉर्मूला कहीं भी दिख जाए उसे ये पढ़ लेना एक बार कि वो जो आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं ना क्वेश्चन में, जो भी बुक में एग्जाम्पल दे रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में लिखा है उन्होंने, वो कोई फॉर्मूला नहीं था, वो जस्ट उस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में या उस एग्जाम्पल के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला था, फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, सिर्फ यही फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो चलो, ये आपका प्रेशर वाला कंसेप्ट भी यहां पर कवर हो गया कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में एक प्रेशर की इक्वेशन भी होती है जिसको आपको ध्यान रखना है, काफी सारे क्वेश्चंस इससे भी बन जाते हैं। ठीक है, सिंपल इक्वेशन है, कुछ डिफरेंस नहीं है, PI बाय P लिख दिया, R0 बाय R की जगह। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन। तो हाफ लाइफ लिखते हैं अब। हाफ लाइफ इजी है काफी, वैसे तो ये पूरा ही इजी रहता है, मैथ आती है तो आप लोगों को थोड़ा सा आसान लगता है। चलो हाफ लाइफ तो फटाफट से हम कवर कर लेते हैं। हाफ लाइफ में हमें क्या क्या बातें करनी है। हाफ लाइफ में सबसे पहले हाफ लाइफ का मीनिंग क्या होता है, हम जीरो ऑर्डर में पढ़ चुके हैं कि टी हाफ मतलब कि जब फाइनल कंसंट्रेशन यानी R जो है किसके इक्वल हो जाए, वो इक्वल हो जाए R0 बाय 2 के। तो एक्सप्रेशन हम बनाना शुरू कर देंगे। इक्वेशन हमने पढ़ी थी K इज इक्वल्स टू 2.303 बाय T लॉग
आर नॉट बाय आर, ये इक्वेशन हमने पढ़ी है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब इस इक्वेशन में वैल्यूज डाल दीजिए, टी की जगह टी हाफ लिखो, आर की जगह आर नॉट बाय 2 लिखो, बस इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो टी की फॉर्म में लिख देते हैं टी हाफ, के को नीचे ले जाते हैं 2.303 के लॉग आर नॉट एज इट इज, आर की जगह आर नॉट बाय 2, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, क्या बनेगा क्या बनेगा हमारे पास 2.303 के log 2 पर आ जाएगा, और log 2 की वैल्यू अभी हमने पीछे ही सॉल्व करी थी, ये log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, और सेम ही आपके पास आ रहा है 2.303 मल्टीप्लाई बाय 0.3010 डिवाइडेड बाय के, तो ये आ गया पॉइंट टी हाफ की वैल्यू आ गई 0.693 बाय के। अब इस इक्वेशन में क्या देखा हमने कि इस इक्वेशन में रिएक्टेंट आ ही नहीं रहा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आ ही नहीं रही, तो इस इक्वेशन से हमें एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखनी है कि हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पे हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करती, जबकि हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर पढ़ा था कि हाफ लाइफ डिपेंड करती है। जीरो ऑर्डर में स्पेसिफिकली ये पढ़ा था कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। यहां पे क्या पढ़ेंगे, टी हाफ इंडिपेंडेंट है कि इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी हो, टी हाफ की वैल्यू सेम रहेगी। ठीक है, और अगर हमसे बोला जाए कि टी हाफ को कंपेयर करूं जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए या nth ऑर्डर के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, हाफ लाइफ फॉर nth ऑर्डर क्या होता है, टी हाफ जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 1 माइनस एन। एन क्या है, एन यहां पे ऑर्डर है। इससे ना सारी चीजें हमको समझ में आ जाएंगी कि अगर जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट है, इवन सेकंड, थर्ड, फोर्थ कुछ भी हो, आपको सबका पता चल जाएगा कि टी हाफ कैसे डिपेंड करता है। तो अगर रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है यानी कि एन की वैल्यू जीरो है, तो हम क्या बोलेंगे, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आर नॉट 1 माइनस जीरो, यानी आर नॉट क्या होगा, 1 माइनस जीरो का मतलब क्या हो जाता है 1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। हम पढ़ चुके हैं इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है जीरो ऑर्डर के लिए। वहीं पे अगर एन की वैल्यू 1 आ जाए, जो कि हमने अभी पढ़ा इंडिपेंडेंट होता है, तो क्या आ जाएगा, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट की पावर 1 माइनस 1, यानी कि जीरो आ गया पावर, यानी टी हाफ जो है अगेन 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा दिए यहाँ पे जीरो, क्योंकि 1 माइनस 1 की वैल्यू जीरो हो गई, आर नॉट की पावर 0 1, यानी कि टी हाफ इंडिपेंडेंट है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता ही नहीं है। वहीं पे अगर हमसे सेकंड ऑर्डर के लिए पोल दे, सेकंड ऑर्डर के लिए, तो क्या हो जाएगा, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट 1 माइनस 2, यानी टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर माइनस 1, यानी कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं 1 बाय ए नॉट। तो ये सारी चीजें जीरो ऑर्डर के लिए हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर के लिए हो, चाहे सेकंड ऑर्डर के लिए हो, अब हमें टी हाफ की वैल्यू पता है कि टी हाफ किस पर डिपेंड करेगा। और अगर ये चीज आपको पता है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए ना ग्राफ में, आपको 3 से 4 ग्राफ के ऑप्शंस दे दिए जाएं कि बताओ कौन सा टी हाफ का फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, कौन सा सेकंड ऑर्डर का है, कौन सा जीरो ऑर्डर का है, तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो एक बार ग्राफ पे भी हम इसको देख लेते हैं फटाफट से। चलो ग्राफ पे देखते हैं। ग्राफ हम बनाएंगे टी हाफ वर्सेस आर नॉट। ठीक है, कौन सा ग्राफ पढ़ना है, टी हाफ वर्सेस आर नॉट। सबके लिए पढ़ लेते हैं, जीरो फर्स्ट सेकंड सबके लिए हम पढ़ लेते हैं। तो कैसे कैसे ग्राफ होता है,
अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर की, तो जीरो ऑर्डर में आर नॉट की वैल्यू ये रखी हमने कि आर नॉट यहां से यहां इंक्रीज हो रहा है, ये आपका टी हाफ है। तो क्या पढ़ा है हमने, जीरो ऑर्डर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेट लाइन आएगा। ठीक है, कि जैसे जैसे आर नॉट बढ़ रहा है वैसे वैसे टी हाफ भी बढ़ता जा रहा है। किसके लिए है ये है फॉर जीरो ऑर्डर, पढ़ा भी था हमने, फॉर जीरो ऑर्डर। वहीं पे अगर देखा जाए फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या हो जाएगा, टी हाफ वर्सेस आर नॉट। तो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मींस कि टी हाफ की वैल्यू फिक्स रहेगी चाहे आर नॉट कुछ भी हो। आर नॉट बढ़ाते जाओ, टी हाफ फिक्स रखो, टी हाफ की वैल्यू फिक्स, आर नॉट बढ़ाते गए, यानी कि आर नॉट की कुछ भी वैल्यू हो, टी हाफ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये ग्राफ किसका है, फर्स्ट ऑर्डर का, फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का ये ग्राफ आता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या आ जाएगा, उसमें ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है हमारे पास, टी हाफ वर्सेस 1/r0। ठीक है, 1/r0 का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, तो ऐसे बना दोगे। ये आपका किसका आता है, फॉर सेकेंड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर का अगर बना ग्राफ आएगा तो वो कुछ इस टाइप का आएगा, ये आ गया, बट ग्राफ किस किस के बीच होगा, 1/r0 का स्क्वायर और ये टी हाफ, ऐसे ऐसे करवाएंगे आपके पास। ठीक है, तो आपको अब मतलब समझना है कि कौन सा ग्राफ किसका है। ठीक है, थर्ड के हायर ऑर्डर इतने आते भी नहीं है, बल्कि होती भी नहीं रिएक्शन। हमने क्वेश्चन भी करा था कि थर्ड से ज्यादा ऑर्डर बहुत कम होते हैं, बिकॉज प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है मॉलिक्यूल की एक साथ स्ट्राइक करने की। ठीक है, तो ये टी हाफ और आर नॉट के बीच के कर्व्स हो गए, ये सारे कर्व इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आप हाफ लाइफ टाइम के क्वेश्चंस पढ़ते हो तो उसमें ये ग्राफ आने के चांसेस काफ़ी होते हैं कि आपसे पूछ लेंगे, बताइए जीरो ऑर्डर का इनमें से कौन सा ग्राफ है। चार ऑप्शंस दे दिए, पूछ ले जीरो ऑर्डर का कौन सा है, चार ऑप्शन दे दिए, पूछ लिया फर्स्ट ऑर्डर का बताओ कौन सा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आते हैं। एक्सप्रेशन ध्यान रखनी है आपको, 0.693/k बस कांस्टेंट पे डिपेंड कर रही है, यानी हर रिएक्शन के लिए टी हाफ फिक्स है, क्योंकि k क्या होता है, ये भी एक कांस्टेंट है, तो टी हाफ भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, चलिए नाउ अब कुछ आखिरी बातें कर लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। उसके बाद क्वेश्चंस जो हैं उसका हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, असाइनमेंट नंबर 4, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के ही होंगे। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हम कुछ अलग पढ़ेंगे, सारे के सारे फर्स्ट ऑर्डर के। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जो हमने आज पढ़ा है, एक्सप्रेशन जो भी पढ़ी है, ग्राफ पढ़े हैं, हर एक चीज जो आज पढ़ी है उस पर जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी कुछ की पॉइंट्स करके डाल लीजिए कि फर्स्ट ऑर्डर के में हमें क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि आपको ये ध्यान रखना है कि टी कंप्लीशन की अगर हम बात करें 100%, तो ये क्या होता है इसका, ये होता है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट, उसमें जीरो ऑर्डर में तो हमने पढ़ी थी इसकी वैल्यू, यहां पर हम बोल रहे हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होता है और जनरली नॉट डिफाइंड। क्यों होता है ये, क्योंकि अगर आप एक्सप्रेशन को देखो, t इज इक्वल्स टू 2.303/k log r0/r। ठीक है, अगर हम बात करें कि रिएक्शन हो गई कंप्लीट, रिएक्शन कंप्लीट होने का मीनिंग क्या है कि r की वैल्यू जीरो को अप्रोच कर जाएगी, फाइनल कंसंट्रेशन कुछ बचेगी ही नहीं अगर आप फाइनल पहुंच जा रहे हो। ठीक है, तो r अगर जीरो हो गया तो 2.303 के log 1/0 हो जाएगा, और 1/0 इनफाइनाइट, log इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये ओवरऑल वैल्यू भी ये जो है ये इनफाइनाइट वैल्यू आएगी, तो फाइनली ये भी इनफाइनाइट आएगा। तो टी कंप्लीशन या टी 100% क्या आ रहा है, इनफाइनाइट।
ठीक है। हम जनरली ये बोलते हैं इनफाइनाइट का मतलब क्या है? इनफाइनाइट का मतलब ये है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट होती ही नहीं है। वो कंप्लीट इतना रेट इतना स्लो हो जाएगा उसका एंड तक आते आते कि आप ये देखोगे कि वो कंप्लीट ही नहीं हो रही। पहले इनिशियली बहुत फास्ट चल रही है रिएक्शन, जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है रेट इतना स्लो हो गया कि वो कंप्लीट ही नहीं हो पा रहा। ठीक है, तो ये कभी कंप्लीट नहीं होती, पहली बात हमें ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज हमें क्या ध्यान रखनी है? ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। सारी की सारी रेडियो एक्टिव रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती हैं। इसका क्या मीनिंग है? देखो, इसको सिंपली बस इतना ध्यान रखना है आपको, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको वो दे दे कि ये एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन है, इसके लिए हाफ लाइफ निकालो, या इसके लिए कुछ भी चीज़ आपको दे दे वो निकालो, ऑर्डर नहीं क्यों, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर रेडियो एक्टिव रिएक्शन है तो ऑर्डर की हमें ज़रूरत है ही नहीं। हमें पता है रेडियो एक्टिव रिएक्शन हमेशा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करती है। ठीक है, तो ऑल रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। थर्ड चीज क्या ध्यान रखना है जो हमने अभी पढ़ी, कि सिर्फ और सिर्फ एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसी है जिसका टी हाफ जो है इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये चीज होती है, बाकी हर एक में हमने पढ़ा कि डिपेंड करता ही है, चाहे वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो, चाहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, चाहे इन्वर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो, बट डिपेंड कर रहा है किसी ना किसी तरीके से। यहां पे डिपेंड ही नहीं करता, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, फोर्थ चीज कि रेट जो है फर्स्ट ऑर्डर का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। जैसा कि हमने जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर पढ़ा था कि रेट इंडिपेंडेंट होता है, रेट कांस्टेंट होता है। फर्स्ट ऑर्डर में ऐसा नहीं है कि रेट कांस्टेंट नहीं है। शुरुआत जब रिएक्शन की आप करते हो तो रेट बहुत ही फास्ट होगा, रिएक्शन बहुत स्पीड से जा रही है, लेकिन जैसे जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी वैसे वैसे रेट भी घटता जाएगा। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये बातें हमें ध्यान रखनी है फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। ठीक है, हर एक चीज़ ध्यान से पढ़नी है हमें, जो भी चीज़ यहाँ पे करवाई है, चाहे वो डेरिवेशन के बाद एक्सप्रेशंस हो, उन एक्सप्रेशंस पे ग्राफ हो, उसके बाद आपके जो प्रेशर वाले क्वेश्चंस हैं वो प्रेशर वाले क्वेश्चंस हम आगे भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट कंसेप्ट समझने के लिए हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, बाकी और भी हम डिस्कस करेंगे जो भी बन सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट हाफ लाइफ टाइम की एक्सप्रेशन हमें पता होनी चाहिए। 0.693 बाय के इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, काफ़ी बार पूछे जाते हैं इस पे क्वेश्चन, 1 मार्कर काफ़ी आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये ग्राफ आ गए हाफ लाइफ पे, सारे ग्राफ हमें पता होने चाहिए। देन ये कुछ की पॉइंट्स, हर एक चीज़ यहाँ पे जो आपको करवाई है वो बिल्कुल बारीकी से पढ़ के काफ़ी सारी बुक्स में से, और उन सबको सम अप करके बहुत अच्छे से यहाँ पे लिखी हुई हैं, तो आप इसके नोट्स बहुत अच्छे से बना लेना। इसके बाद फर्स्ट ऑर्डर में कुछ रहेगा नहीं आपका। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके।